द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2d/3 देन द वॉल्यूम विल बी। देखो पहले तो आपको स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस क्या दिया है स्फीयर का 2d/3। अब स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, πr², πr³ सॉरी, πr³ 2/3 πr³, 2/3 पाई आर क्या है 2d/3 का क्यूब, ठीक है, 2d/ इसका क्यूब। अब देखो 2/3 तो वैसे ही रहेगा, पाई भी वैसे ही रखो। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8, क्यू का क्यूब 8 होता है, तो 8d³ ऐसे लिख सकते हैं इसको खोल के, ठीक है। और 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 3 9, 9 3 27, तो ये आ गया 27, ठीक है। अब देखो 27 को गुणा करोगे, जब आप 27 को 3 के साथ गुणा करोगे तो क्या आता है 81, और 8 को गुणा करोगे 2 के साथ तो आ जाता है, कितना जाता है 8 सॉरी, जो इसका स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3, 4/3 सॉरी 4/3। तो आप 8 को गुणा करोगे 4 के साथ तो 8 चौके 32, तो ये आ गया 8 चौके 32, 32 पाई डी का क्यूब, 32 पाई डी का क्यूब, 32 पाई डी का क्यूब, 32/81 पाई डी का क्यूब, ये आ जाएगा बस। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। तो 4/3 पाई को आप ऐसे ही रहने दोगे, आर की जगह आप क्या भरोगे 2d/3 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई, इसका होता है 2 का 8d³, 3 का हो जाता है 27³, ठीक है। 27 की 3 के साथ गुणा करोगे तो 81 आता है, 8 की 4 के साथ करोगे तो 32 आता है, पाई और d³ साथ में ऐसे ही, तो ये आ गया आपका 32/81 पाई d³। आगे चलते हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 देन द नंबर आर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द सम ऑफ टू नंबर कितना है 15 है, दो नंबरों का सम कितना है 15। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 है, देन द नंबर आर, कि वो नंबर क्या होगा। इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो पहले तो आप ये चेक करोगे कि अगर आपको ऑप्शन से पता लग जाता है ना, बोला दो नंबर का सम 15 है, ठीक है। तो देखो यहाँ 15, 12 और 3 15, 11 और 4 15, 10 और 5 15, 9 और 6 15। देखो इन्होंने ऑप्शन में तो छोड़ा ही नहीं स्कोप। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में ही सम वो 15 एक का ही बनता है जो आंसर होता है आपका, परंतु इसमें नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा सम। तो द सम ऑफ टू नंबर क्या है x प्लस वाई का सम क्या है 15, ठीक है। अब रेसिप्रोकल, इनको दोनों को रेसिप्रोकल का सम क्या है 1/x प्लस 1/y, रेसिप्रोकल था उल्टा कर देना, ठीक है, का सम कितना बोला है 3/10, ठीक है। यहाँ से क्या ले लो एलसीएम ले लो उनका एक्स वाई, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास y प्लस x। तो आपने एलसीएम लिया एक्स वाई, एलसीएम आया, एक्स को आपने एक्स वाई से काटा तो y बचा, y की गुणा 1 के साथ की तो y आ गया। ऐसे ही y की आपने डिवाइड किया एक्स वाई से तो x आया, x की गुणा 1 के साथ की तो x आ गया। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/10, क्या आ गया 3/10 आ गया दोस्तों। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले से ही हमारे पास क्वेश्चन में x प्लस वाई कितना दिया है 15 दिया है, कितना दिया है 15 दिया है। तो हम यहाँ y प्लस एक्स की जगह 15 डाल देंगे, 15 इज इक्वल टू 3/10 x, इस तरीके से। अब इसको शफल कर दो, x को इधर ले जाओ, ठीक है, x को उधर ले गए और 10 को क्या है 10 को इसके साथ ले जाओ 15 के साथ, 15 10 और 3 को डिवाइड में ले आओ ऐसे, 3 5 15 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/50, क्या आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 50। कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई 50, ठीक है, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 50। यहाँ एक्स वाई था ना, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 50। देखो x प्लस वाई कितना है 15 है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है, और एक्स वाई हमने निकाला कितना आ गया 50। अब आपको ऑप्शन में देखो कि ऐसा नंबर देखो कि जिनको प्लस करने पर 15 आए और गुणा करने पर 50 आए। देखो 12 और 3 को गुणा प्लस करोगे तो 15 तो आ रहा है, पर गुणा करने पर 36 आ रहा है। 11 को प्लस करने 15 तो आ रहा है, पर गुणा करने पर 44 आ रहा है। 10 को प्लस करने 10 और 5 को प्लस करने पर कितना आ रहा है 15 तो आ रहा है, और गुणा करने पर भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो यही आपका ऑप्शन होगा, कितना सी। आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं 103।
तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन 103, द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 19 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 15 लीव रिमाइंडर टू ईच केस। तो दोस्तों देखो इसमें बोला है कि ऐसा नंबर बताओ जो मल्टीपल हो 19 का और जो 8, 12 और 15 से काटने पर रिमाइंडर हमेशा 2 दे। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो आपने यही देख लेना है कि 19 का मल्टीपल हो। 19 का मल्टीपल कौन होगा, जो 19 के टेबल में आए, और 19 के टेबल में वही आएगा ना जो जिससे जो अगर 19 से डिवाइड होगा वो पूरी तरह से 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 19 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। इसमें देखो 718 है, 19 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 718 19 से डिवाइड नहीं होता, ये समथिंग 37.7 कुछ देता है, पूरा एग्जैक्ट 19 से डिवाइड नहीं होता। 724 भी 19 से डिवाइड नहीं होता। 722 है यहाँ सिर्फ एक नंबर जो 19 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, और ये करके आता है 38। ठीक है, 38। तो ये एक नंबर है जो 19 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें आंसर इसका 722 ही होगा, क्योंकि यही एक ऐसा मल्टीपल है 19 का मल्टीपल है। इस सारे ऑप्शनों में 19 का मल्टीपल सिर्फ 722 है। तो हमें यहाँ से ही आंसर मिल गया, हमें आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं चल पड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनीता वांट टू पुट टाइल फ्लोर टू हर रूम विच इज 9 मीटर लॉन्ग 7 मीटर वाइड अमंग द फॉलोइंग साइज ऑफ द टाइल्स विच वन शुड बी द बाय सो द फ्लोर इज टाइल विदाउट कटिंग एनी टाइल। ठीक है, तो पहले तो हमको रूम का एरिया देखना पड़ेगा। जो रूम का एरिया कितना है, एरिया कितना है 7 9 63। ठीक है, तो 63 मीटर स्क्वायर है ये, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो आ जाएगा। इसको 100 से हमारे को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसको 2 बार गुना पड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो इस बार 2 बार 100 से गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 63,000 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आगे बात करें, हमारे को ऐसी किस साइज की टाइल लानी पड़ेगी जो इसके बिना काटे, टाइल को बिना काटे बिल्कुल बराबर बराबर आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 बाय 35 की लाओगे तो ये क्या है, ये नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा। 35 बाय 45, देखो 35 बाय 45 को जब आप गुना करोगे तो यह आ जाता है 1575। कितना जाता है 1575, और जब आप 1575 मीटर स्क्वायर, मतलब एक टाइल का साइज कितना है 1575 मीटर स्क्वायर है। अब देखो कि कितनी टाइलें लगेगी रूम में, अगर ये पूरा कट जाता है तो समझ लो बिना किसी कटे ये टाइल हमारी लग गई जितनी लग रही है। तो जब आप 1575 को 63 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,30,000 से डिवाइड करोगे 1575 को, तो आपके पास आएगा 400। कितना आएगा 400, जो 400 टाइलें लगेगी, और एक भी टाइल कटनी नहीं पड़ेगी आपको, तो 400 टाइलें लगेगी। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 76 इज डिवाइडेड इनटू द रेशो ऑफ 7:5:3:4 देन द स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी। ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्ट कितना होगा। देखो रेशो होता है, रेशो उसी की ही स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। रेशो क्या होती है, ठीक है, तो अगर आप 76 को इस रेशो में डिवाइड करते हो तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा। तो सर देखो इन सारे जो रेशो है आपका इनको प्लस कर लो। मान लो कि 7x है, 5x है, ठीक है, इसी तरह 3x 4x, तो कितना आ गया 7 और 3 10, 10 और 5 15 19, कितना आ गया 19x। ठीक है, और ये 19x किसके बराबर है 76 को, क्योंकि हमने इसी को तो डिवाइड किया है, 76 को ही तो डिवाइड किया है, तो x इधर रहेगा 76 डिवाइड बाय 19। तो कितना आ गया, x कितना आ गया होगा 19 चौके 76, तो 4 आ गया x। ठीक है, x आ गया आपका 4। ठीक है, x आ गया 4, और स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था इसमें 3, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था 3x था। तो 3 को गुना करोगे जब किसके साथ 4 के साथ, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 आंसर हो गया ए। 3 चौके 12 आंसर आ गया आपका 105 का ए 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 106, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड द फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, प्लेस वैल्यू होती है जैसे 29503 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, प्लेस वैल्यू है इसकी, जैसे कि 503 है ये, तो 500 क्या है, देखो 500 क्या है इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा कितना है 1s 10 100s कितना है 500, और फेस वैल्यू क्या है इसकी, फेस वैल्यू अगला क्या है फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 2332071 में इसकी फेस वैल्यू क्या है 7 ही है। फेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फेस वैल्यू वही शब्द होता है जो उसका फेस होता है, शो करता है 7। फेस वैल्यू क्या है 7, इनको बोला है माइनस करने को, इन्होंने डिफरेंस निकालने को बोला है, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 493, ऑप्शन सी। कितना आ जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 107।
इफ़ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इक्वल देन ईच एक्यूट एंगल इज इक्वल टू, देखो राइट एंगल ट्राइंगल होती है जो इस तरीके से 90 डिग्री, एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और साथ के दोनों एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। और राइट एंगल और किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है, जो एंगल्स का सम होता है वो होता है 180, ठीक है। एक तो 90 है, ठीक है, और दो क्या है, बराबर है, x प्लस एक्स बराबर मान लो, दोनों बराबर है, इक्वल टू 180, ठीक है। 90 प्लस 2x 180, 2x 180 को माइनस करोगे 90 से तो 90 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 45 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 45, या सिंपल भी बोल सकते थे, एक 90 है और जो बचे दो वो बराबर है, तो सम होता है 180, तो कितना बचा, 90 बचा हमारे को, 90 को डिवाइड कर दो आपस में दो के बीच, तो 45 45, तो x आ गया 45। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर एंड द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल पैरामीटर इफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज 12 √2 इंटू √2 देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल पैरामीटर इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12 √2 देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। देखो स्क्वायर क्या होता है, इस तरीके से होता है स्क्वायर, और इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है ये वाला, ये होती है बीच के डायगोनल्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो स्क्वायर है उसका डायगोनल कितना है, 12, कितना है, 12 √2, कितना है, 12 √2, कितना है, 12 √2 है, ठीक है। अगर ये 12 √2 है, ठीक है, तो और आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें बराबर होती है, तो मान लो ये भी a है और ये भी a है, ठीक है। तो ये भी a है, ये भी है, और ये किसके बराबर होगा, देखो किसके बराबर होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, 12 √2 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप करोगे तो 2 से √2 कट जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 इंटू 2, ठीक है। ए स्क्वायर इधर ही रहेगा, 2 इसके डिवाइड में चल जाएगा तो यहाँ बचेगा 144, और 144 किसका क्यूब रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 से a कट गया, a बच गया 12 का, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट होता है, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, ठीक है। तो a आ गया आपके पास 12, मतलब एक साइड कितनी है, 12 है, एक साइड कितनी है, 12 है स्क्वायर की, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव द इक्वल पैरामीटर्स है, इक्वल पैरामीटर है। और पैरामीटर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है कि पैरामीटर कैसे निकालते हैं, जैसे स्क्वायर है तो उसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इसकी सारी साइड की सम कर देंगे, एक साइड 12 है और स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइडें बराबर होती है, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 3 12 चौके 48, तो कितना आ गया पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर आ गया 48। तो ट्राइंगल का पैरामीटर कितना होगा, इक्वल बोला है, पैरामीटर क्या है, इक्वल बोले हैं, तो ट्राइंगल का पैरामीटर भी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है निकालने को, क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है निकालने को 48। और कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिनके सारी साइडें बराबर होती है, इक्विलेटरल की सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है, सारी साइडें बराबर होती है इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर ये a है, ये a है, ये a है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो 3a इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर कितना है इसका 48, तीनों a साइडों का 48, तो a डिवाइड बाय 48/3 क्या हो जाएगा, 48/3। तो 48/3 कितना आ गया आपके पास, 3 एकम 3, एक चल गया, 3 6 18, 16, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16, मतलब इसकी एक साइड कितनी है 16 है, ठीक है, 16 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, एक 16 है। और इसमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों √3/4a², हाँ ये होता है √3/4a², ठीक है। एक साइड कितने की थी, 16 थी, 4, तो यह जाएगा 16 गुणा 16, 4 चौके 16, ठीक है दोस्तों, 4 चौके 16, 16 तैम 16 कम 16, 16 32, 16 तैम 48, 16 चौके 64, ठीक है। तो 16 चौके 64, तो 64 √3 इसका आंसर आ गया, √3 तो ऐसे ही रहेगा, 64 √3 इसका आंसर आ गया, जो कि है डी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। कुछ नहीं किया हमने, हमारे को पहले से बोला था कि स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर सेम है, पहले हमने स्क्वायर से क्या निकाला, और इन्होंने बोला कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 12 √2 है, हमने स्क्वायर लिया, उससे क्या है उसका डायगोनल यहाँ लिखा, वहाँ से उसकी साइडें निकाली,
पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी साइडें निकाली, तो इसकी साइडें निकल गई, वहाँ से हमने इसका पैरामीटर निकाल दिया। इसका पैरामीटर और ट्राइंगल का पैरामीटर सेम था, ठीक है। वहाँ से मेरे को ट्राइंगल का पैरामीटर भी चल गया पता। ट्राइंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइडों का सम होगा। तो 3a और जितना पैरामीटर आया था उसको हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और डिवाइड कर 3 का हम इधर ले आए तो आ गया 16, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 16, ट्राइंगल की एक साइड आ गई 16। जब एक साइड में हमको मिल गई तो हमारे को इसका एरिया का फार्मूला पता है, और इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4a²। यहाँ पे हमने a की वैल्यू डाली और आंसर निकला ये डी। आगे चलते हैं 109। इफ √a इक्वल टू √x, √b इज √y, और ab इज इक्वल टू xy, देन बाय विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ABC इक्वल टू XYZ। देखो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ होती है कॉन्ग्रुएंसी की, सर्वांग समता की। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ट्राइंगल है ना, ये बोल रहे एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। मान लो ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है XYZ। अब ये क्या बोल रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल X, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। दूसरा क्या बोल रहा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y, A वाला एंगल और A वाला एंगल इक्वल है। और ये बोल रहे हैं AB, मतलब ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल है। जहाँ पे ऐसी कंडीशन बनती है तो ये क्या बनता है, कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, एंगल साइड एंगल से हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। कैसे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से बोल सकती है कि दोनों ट्राइंगल इक्वल है। क्वेश्चन देखते हैं 110। ये बोल रहा है कि एक एडजेसेंट साइड ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, ये साइड दी है रेक्टेंगल की, तो उसका पैरामीटर निकालने को बोल रहा है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पैरामीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइडों का प्लस, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जितना इसका साइज होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो हमारे पास एक दी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको और इसको क्या है 2 बार प्लस कर देंगे आपस में, या हम बोल सकते हैं कि इसको गुणा कर देंगे हम 2 से। तो गुणा या तो प्लस कर दो इसको 2 बार और इसको भी 2 बार, कैसे, ऐसे 3x² - 2y², ठीक है। 2 बार होती है ना रेक्टेंगल में, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो दूसरे का साइज यही होगा, तो 3x² - 2y²। उसी तरीके से x² + 3xy, दूसरी बार फिर से x² + 3xy। 3x² और 3x² को करोगे तो ये आ जाएगा 6x²। 2y² को 2y² को प्लस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का निशान 4y², कितना आ गया 4y²। ये भी हो गया। उसका x² करोगे तो ये आ जाएगा 2x²। इसको करोगे 3xy 3x तो आ जाएगा 6xy, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 6x² और 2x² को जब आप आपस में प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8x², क्या आ जाएगा 8x², ठीक है। और जब आप -4y² ऐसे ही रहेगा साथ में, प्लस 6xy भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 8x² - 4y² + 6xy, 8x² - 4y, 8x² - 4y² + 6xy, ये आंसर है आपका। तो एडिक्टिव इनवर्स ऑफ 2/8 या एडिक्टिव इनवर्स ऑफ 2/8 या योज्य प्रतिलोम 2/8। मैंने बताया आपको एडिक्टिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कि ऐसा नंबर से हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे कि जो क्या है इसे 0 बना दे। तो 2/8 को किससे प्लस करें कि ये 0 बन जाए, तो 2/8 को हम -2/8 से प्लस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि जमा माइनस 0 माइनस होता है, और 0 जब माइनस माइनस तो माइनस करेंगे 2/8 को 2/8 से ही तो 0 बन जाएगा ये, ठीक है। और मैंने आपको आसान तरीका ये बताया एडिक्टिव इनवर्स निकालने का, कि जो नंबर दिया है, ठीक है, उसे ही लिख देंगे और जिसके साथ निशान है उसे चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईच डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन इट्स एरिया ईच। ये बोल रहा है कि स्क्वायर है, जैसे इसका डायगोनल है क्या 10 सेंटीमीटर डायगोनल है इसका, ठीक है। देन इसका एरिया क्या होगा, देखो हमें पता है, ये हमें एक साइड पता है 10 है, ठीक है। और हमें पता है कि इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ने पिछले क्वेश्चन जो पिछला पार्ट था उसमें भी लगाई थी। इसको हम ए मान लो, साइड को इसको ए मान लो, ठीक है। हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि इस वाली साइड और इस वाली साइड का सम, इस वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड के स्क्वायर का इक्वल टू किसके बराबर होंगे, इसके बराबर। तो a² + a²
इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना आ जाता है 100, तो 2a² इज इक्वल टू 100। तो यहाँ a² इधर ही रहने दिया, 100 को 2 को इसके नीचे लगे तो 50 बन गया। ठीक है, तो ये आ गया a की वैल्यू क्या आ गई √50। कितना आएगी a की वैल्यू √50 आ गई। ठीक है, तो मतलब एक साइड a की कितनी आ गई 50 आ गई, ये √50 आ गई, a की वैल्यू आ गई √50। हमारे को क्या बोला है एरिया निकालने को बोला है, हमें स्क्वायर का पता, हमें फॉर्मूला क्या होता है एरिया का साइड इंटू साइड। एक साइड हमें पता है √50 तो इसका इंटू कर दो √50 इंटू √50। ठीक है, तो ये एक आ जाएगा √50 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 50 है तो उसका स्क्वायर कर दिया, 2 से √ कट गया तो आंसर आ गया आपका 50। क्या आ गया आंसर 50, जो कि आपका बी ऑप्शन 113 का आ गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114, ए और बी, ए 23 दिया है, बी 29 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, ए आपको बोला है कि 23 है, बी आपको बोला है 29 है। इसमें डालो 25, ए की वैल्यू डाल दो 23 का स्क्वायर करना है प्लस 40, ए की वैल्यू क्या है 23 गुणा बी की वैल्यू क्या है -29 और प्लस 16, बी की जगह क्या डालोगे -29। इसे सॉल्व करो, बस इन्हें गुणा करके सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है इसमें। इन्हें 23 का स्क्वायर लिखना है, 23 को स्क्वायर को गुणा करना है, 25 से 40 लिखना है, 23 और 29 को गुणा करना है और इसको 40 के साथ गुणा करना है और इसे सॉल्व करना है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे इसका आंसर। जब भी आप वीडियो देखोगे आपका आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। इतना सा करना है आपको, बस इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे। ठीक है, कि इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है। मुझे तो इसका आंसर अभी भी पता है कि इसका सॉल्व करके क्या आ रहा है, परंतु आप बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा इसे सॉल्व करके। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114, 115, इफ द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 4a एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल आर x एंड y देन द एरियाज। देखो रोम्बस का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है इसके डायगोनल के गुणा कर देनी आपस में। जैसे इसका डायगोनल x और y दिए हैं तो x y इंटू वाई डिवाइड में कर देते हैं 2 से। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है डायगोनल का, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रोम्बस का, अगर इसके डायगोनल हमारे पास दिए हो। तो इसमें डायगोनल दिए हैं x और y। ठीक है, x और y को गुणा करो, डिवाइड कर दो 2 से, वो इसका एरिया होता है। ठीक है, वो किसका एरिया होता है। तो इसमें रोम्बस का हमारे को पैरामीटर की कोई जरूरत नहीं है, जब इसमें हमारे पास इसकी साइड्स दे दी, इसकी डायगोनल दे दिए हैं। तो x इंटू वाई बाई 2, जो आंसर हो गया आपका डी। 115 का आंसर होगा आपका डी। इतना सिंपल क्वेश्चन था। फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये याद रखने का क्वेश्चन है, किस फॉर्म में होगा 2q + 1 की फॉर्म में होगा। इसे याद ही रखना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल एज 65 m इन -117 देन द वैल्यू ऑफ m। देखो पहले तो HCF निकाल दो। 65 एंड 15 का HCF क्या आ जाता है। देखो मैंने क्या बोला आपको, 65 लिखो, पहले बताया था 117 लिखो। ऐसा नंबर देखो जो 65 को भी डिवाइड करता हो, 117 को भी डिवाइड करता हो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है, देखो 13 ऐसा नंबर है, 13 5 65, 13 ना 117। अब इसके बाद देखो 5 और 9 से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को भी डिवाइड कर दे, 9 को भी डिवाइड कर दे 1 के अलावा। ठीक है, तो इसका जो HCF आ गया वो आ गया 13। कितना आ गया 13 आ गया इसकी HCF। अब हम 65 m - 117 को कैसे सॉल्व करें कि आंसर इसका 13 आ जाए। 65 m में क्या डाले कि आंसर क्या आ जाए इक्वल टू 13 आ जाए हमारे पास आंसर। देखो जब 65 में m डालोगे तब तो नहीं आएगा 13। जब 65 के साथ m में जो m है उसमें 2 डालोगे तो 65 दूना कितना हो जाएगा 130। 65 दूना m डाला, m की जगह क्या डाला 2 डाला, 130, और 130 - 117 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा आपके पास। तो किस m को हम क्या डाल सकते हैं 2 डाल सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्वेश्चन देखते हैं 118 क्या है, डिफरेंस ऑफ द लिस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड बाय इन। ये जो नंबर दिया आपके पास 8 9 5 0 6, इसको यूज़ करके आप सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाओगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा अक्षर लिखो, उसके बाद सबसे उससे बड़ा, उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद 0। और छोटा नंबर कैसे बनेगा, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, 0 5 6 8 9 बन गया। अब इनको माइनस कर दो, डिफरेंस बोला है तो ये आ गया 1। ठीक है, उसके बाद ये बच गया यहाँ 4, 14 बन गया इधर, तो ये आ गया 6। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 5 बच गया, ये आ गया 15 9। ठीक है,
उसके बाद यहाँ क्या बच गया आपके पास 7 बच गया, यहाँ से 1 हासिल 17 बन गया, ठीक है। 1 हासिल कितना बन गया, अच्छा 7 बचा, तो यहाँ तो ऊपर छोटा बड़ा ही अंक है तो याद आएगा 2, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास दोस्तों 9, क्या बच जाएगा 9। तो ये आ गया 92,991, 92,991 आ गया सी आंसर। क्या आ गया इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है वो हैदराबाद से चली कितने पर, 13:15 पर, मतलब 13:15 का मतलब है 1:15 पर, और वो सुबह बेंगलोर पहुंची कितने बज के, 7:30 पर। तो बताओ कि वो कितने टाइम चली। तो देखो सीधी सी बात है, आप 13 से आगे काउंट करो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। कितना आया, ये आ गया आपके पास लगभग 11, ठीक है, ये आ गया 11। उसके बाद 7 घंटे और थे, 7 घंटे और थे प्लस मतलब रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक 7 घंटे और, ठीक है। ये आ गया आपके पास कितना 11 घंटे ये, और 12 से लेकर सुबह के 7 बजे तक 7 घंटे ये, ठीक है। उसके बाद एक प्लस करके कितना आया 18 घंटे। उसके बाद देखो हमने 15 मिनट यहाँ छोड़े थे, ठीक है, और 30 मिनट हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा थे। 15 मिनट हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिए थे, इनको माइनस कर दो तो आ गया 15 मिनट, तो 18, 15, तो 18 आवर 15 मिनट हमने लिए, तो इसका आंसर हो गया बी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो कि देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो क्या होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जो कि ख़त्म हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेट डेसिमल क्या होते हैं, जो ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब जैसे कि अगर आप जैसे कि 4 को, जैसे आप 1 को डिवाइड 1/2, तो आप जब 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो ये 0.5 आएगा, तो ये खत्म हो गया इधर ही। परंतु कुछ नंबर क्या होते हैं जो चलते ही रहते, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनके डिवाइड में हमेशा वो किस फॉर्म में होते हैं, 2/3 की फॉर्म में होते हैं। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है 17। जब भी आपको डिवाइड में 2/2 × 5 की फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन, या इनमें से 2 ही दिया हो या 5 ही दिया हो डिवाइड में, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो यहाँ 2 की, जैसे इसकी 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, मतलब डिवाइड में इस फॉर्म में होता है, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा 2/5 की, 2 और 5 की फॉर्म में होता है जो। तो ये है आंसर, क्या है इसका, कौन सा है नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये वाला बी आंसर है इसका। तो दोस्तों यहाँ पे